नमस्कार भाइयों और बहनों। अभी कुछ समय पहले जब कोरोना विषाणु का प्रकोप सारे विश्व में फैला था और भारत में भी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, तब बहुत से लोग भारत में इस रोग से मरे थे और विश्व में भी बहुत से लोग इस रोग से मरे थे। तो उसी संदर्भ में मैंने ये लेख लिखा है। इस लेख का शीर्षक है कोरोना विषाणु की उत्पत्ति और विकास। अब भाइयों बहनों, मैं आपके सामने यह लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। विषाणु प्रकृति में कैसे आए, इस विषय पर वैज्ञानिक एकमत नहीं है। जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तब पहला जीव कौन सा था, इस विषय पर वैज्ञानिकों को कोई ठोस जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पहला जीव विषाणु के सदृश ही कोई जीव हो सकता है। विषाणु भी एक बहुत ही अद्भुत जीव है। ये सजीव और निर्जीव की सीमा रेखा पर स्थित है। कई बार विषाणु सजीव की भांति व्यवहार करता है तो कई बार यह निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। जीवाणु की उत्पत्ति और विकास पर भी कई तरह के विचार हैं। विज्ञान संभावनाओं से भरा हुआ विषय है। विकासवादी जीव विज्ञान तो बहुत ही अद्भुत है। विकासवादी जीव विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। हमारे देश में बहुत से लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले जो कोरोना की बीमारी हुई थी वह बहुत ही खतरनाक थी। इस बीमारी ने बहुत से लोगों की जान ले ली थी। अब हम विचार करते हैं कि कोरोना के विषाणु की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ था। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोरोना विषाणु की उत्पत्ति और विकास चमगादड़ से होकर एक स्तनधारी तक हुआ था, फिर ये मनुष्य में फैला। यह एक अनुमान ही है। अभी इस विषय की कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। इस समय माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स में बहुत विकास हो चुका है। इसी तरह से जीव विज्ञान की भी बहुत सी शाखाओं का बहुत ही अद्भुत और तीव्र विकास हो चुका है। कोई भी श्रेष्ठ वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों का समूह बड़ी सरलता से विषाणु को समझ सकता है और उसके डीएनए को भी समझ सकता है और उस विषाणु के डीएनए में बहुत ही घातक परिवर्तन कर सकता है, जो कि मानव स्वास्थ्य एवं जीवों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। इसी तरह से जीवाणुओं के डीएनए में भी परिवर्तन करके उसे बहुत ही खतरनाक बनाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग ये भी कहते हैं कि कोरोना का विषाणु चीन की एक प्रयोगशाला में बनाया गया था। यह भी एक अनुमान ही है। इस विषय के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोरोना की बीमारी ने सारे भारत में और सारे विश्व में बहुत से लोगों की जान ले ली थी। इस बीमारी का विषाणु हमेशा अपना स्वरूप बदल रहा था। डॉक्टर भी इस विषाणु को समझ नहीं पा रहे थे। इस बीमारी के विषाणु ने नवीन प्रकार के अध्ययन के द्वार खोल लिए थे, पर अभी तक कोई भी वैज्ञानिक कोरोना के विषाणु की उत्पत्ति और विकास पर कोई भी प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत नहीं कर पाया है। भारत सरकार को और विश्व की सरकारों को इस विषय पर एक सार्थक निर्णय लेना चाहिए, पर अभी तक भारत सरकार ने और विश्व की सरकारों ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है जिससे कोई भी भविष्य में कोरोना जैसा कोई विषाणु न बना पाए। आने वाले समय में
कोरोना से भी खतरनाक बीमारी हो सकती है। अगर भारत सरकार ने और विश्व की सरकारों ने कोई सख्त कानून नहीं बनाया तो ऐसे विषाणु भारत और विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। विकासवादी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सभी जीवों में जैव विकास हो रहा है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि शायद विषाणुओं में भी जैव विकास अभी हो रहा है। यह एक अनुमान ही है, क्योंकि विषाणु एक बहुत ही सरल जीव है। वैसे जो लोग नियमित रूप से योग करते हैं और पौष्टिक खाना खाते हैं और एक संयमित जीवन जीते हैं, उन्हें कोरोना विषाणु कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि योग मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है। योग एक ऐसी महानतम चिकित्सा व्यवस्था है जो कि बहुत सी बीमारियों को बहुत ही अच्छी तरह से ठीक कर सकती है। कोरोना में भी योग बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से कार्य कर सकता है। आयुर्वेद भी एक बहुत ही अद्भुत और श्रेष्ठतम चिकित्सा व्यवस्था है। इस चिकित्सा प्रणाली में बहुत ही श्रेष्ठतम औषधियाँ हैं जो कि मानव के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। आयुर्वेद में बहुत सी औषधियाँ हैं जो कि बहुत ही संपूर्ण मानव समाज के लिए वरदान है। नियमित तरीके से योग करने से मनुष्य को बहुत लाभ होते हैं। मनुष्य की प्रतिरोधक शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। आयुर्वेद और योग दोनों ही चिकित्सा प्रणाली मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। ये दोनों चिकित्सा प्रणालियाँ बहुत ही श्रेष्ठतम और अच्छी हैं। अगर किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होती है तो उसे कोई भी बीमारी नहीं होती है। प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में योग बहुत ही सहायक हो सकता है। योग अगर कोरोना जैसी बीमारी को होने से रोक सकता है तो ये योग की बहुत बड़ी सफलता है। योग की चिकित्सा व्यवस्था एक ऐसी चिकित्सा व्यवस्था है जो कि मनुष्य को बीमार ही नहीं होने देती है। यह योग की बहुत बड़ी सफलता है। जो चिकित्सा प्रणाली मनुष्य को बीमार ही न होने दे तो वह चिकित्सा प्रणाली बहुत ही अच्छी होती है और वह तो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा व्यवस्था है। कोरोना विषाणु पर बहुत से अध्ययन हो सकते हैं। कुछ लोगों ने इस विषाणु पर अध्ययन किए भी हैं। कोरोना विषाणु की जीन सीक्वेंसिंग भी हो चुकी है। इस विषय पर भी बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से अध्ययन हो सकता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोरोना के विषाणु ने बहुत से नए खतरे के प्रति हमें चेतावनी दे दी है। अब भारत सरकार को और विश्व की अन्य सरकारों को इस खतरे के प्रति और आने वाले खतरे के प्रति सावधान हो जाना चाहिए था। ऐसे ही कुछ वर्ष पहले जब कोरोना की बीमारी नहीं थी तो सार्स की बीमारी फैली थी। यह भी एक विषाणु जनित बीमारी थी। इसी तरह से कुछ वक्त पहले इबोला वायरस से बीमारी फैली थी जिसने अफ्रीका में बहुत नुकसान पहुंचाया था और इबोला वायरस से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो अब हमें आने वाले समय के लिए सावधान हो जाना चाहिए और नियमित तरीके से योग करना चाहिए, क्योंकि योग से हमारी प्रतिरोधक शक्ति बहुत ही श्रेष्ठतम हो जाती है और फिर बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार। भारत अमर रहे, भारत विकास करता रहे, भारत आगे बढ़ता रहे। नमस्कार।